चलिए आइए दोस्तों। लास्ट वीडियो पार्ट में लीवरेज से रिलेटेड हमने बेसिक चीज़ें को देखा था। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जो हमने पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था कि तीन तरीके के लीवरेज होते हैं। ऑपरेटिंग, जो ऑपरेट आपके जो फर्म होते हैं उसके ऑपरेशन से रिलेट करते हैं, जैसे कि सेल हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया, फिक्स कॉस्ट हो गया, इससे रिलेटेड चीज़ें होती है, इसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज। जिसे ये कवरेज जो है वो ऑपरेटिंग लीवरेज में होती है, राइट। सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, ये कवरेज कहाँ पे होती है सर? ऑपरेटिंग लीवरेज में। इसके बाद जो चीज़ें आती है जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, जैसे कि टैक्स हो गया, ये सारी चीज़ें कवरेज कहाँ पे होती है सर? फाइनेंशियल लीवरेज में। और इन दोनों को इनटू कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज, तो ये आपका क्या आ जाएगा सर? कंबाइंड लीवरेज। ये हमने पढ़ा था, राइट। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग लीवरेज के मैं कुछ आपको फॉर्मूलेज बताता हूँ। ठीक है, ये अल्टरनेटिव्स फॉर्मूले हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे सर, तीनों आपको मैं तीन फॉर्मूले लिखाऊंगा बेसिकली ऑपरेटिंग लीवरेज के। तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, राइट। क्योंकि क्वेश्चन ये बेसिकली अल्टरनेटिव फॉर्मूले है। ठीक है, या ये जैसे कि तीन फॉर्मूले लिखाऊंगा तो या तो ए पहला वाला, दूसरा वाला या फिर तीसरा वाला कोई एक अप्लाई होगा क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से पूछा जाता है। तो डिफरेंट टाइप से पूछा जाता है तो वो फॉर्मूला आपको कौन सा अप्लाई करना होगा वो आपसे को खुद से देखना पड़ेगा, राइट। तो सिंपल से फॉर्मूला है, इतने क्या ये इतने कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सबसे पहले मैं फॉर्मूला आपको लिखवाता हूँ, इसके बाद बाकी की बातें वापस रिपीट करेंगे, राइट। सबसे पहले देखिए, ऑपरेटिंग लीवरेज के मैं कुछ फॉर्मूलेज लिखवाता हूँ, आप यहाँ पे नोट डाउन साथ साथ करते जाएंगे। ठीक है, देखिए फॉर्मूला नंबर 1 आप हेडिंग दीजिए। फॉर्मूला नंबर 1 देख लीजिए, मैंने आपके सामने यहाँ पे फॉर्मूलेज लिख दिए हैं। सिंपली आप इन फॉर्मूलेज को याद रखेंगे। ठीक है, देखिए ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करें तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था सर कि ऑपरेटिंग लीवरेज में आपके ऑपरेशन से रिलेटेड चीज़ें आती है, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट और ईबीआईटी। मतलब कि सेल्स से लेके ईबीआईटी तक। ठीक है, वहीं से आपका फॉर्मूला ड्राफ्ट होगा। देखिए, अगर मैं बात करूँ हम अमाउंट के हिसाब से, अगर फॉर्मूला है, देखिए ये है, जब क्वेश्चन में अमाउंट के हिसाब से लिखना है तो अमाउंट के हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो अमाउंट के हिसाब से आपका फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई होगा। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब ये समझाना है, लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ बता के छोड़ देता हूँ। परसेंटेज के हिसाब से अगर करना है सोल्व तो ये फॉर्मूला नंबर 2। ठीक है, और फार्मूला नंबर 3 कभी कभार पूछ लेते हैं, यहाँ पे फार्मूला नंबर 3 कोई है ही नहीं फार्मूला। बेसिकली ये नॉलेज बेस्ड फार्मूला आपका थर्ड है। बेसिकली इसके दो ही फार्मूले हैं जो मैंने आपको पहले लिखवाए। थर्ड फार्मूला नॉलेज बेस्ड होता है। ठीक है, कई कभार पूछ लेते हैं, ऐसा है। तो देखिए, अगर क्वेश्चन में चीज़ों के अमाउंट गिवन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल सेल्स इन अमाउंट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट में गिवन है, इंटरेस्ट वगैरह अमाउंट गिवन है, तो अमाउंट में गिवन है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? फॉर्मूला नंबर 1। और फॉर्मूला नंबर 1 कहता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी। ठीक है, ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी। वहीं पे अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज होता है ईबीआईटी डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल। देखिए, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल, इसे याद कैसे करें? देखिए, याद करने का सिंपली फॉर्मूला आपके पास में यहाँ पे रहता है कि इनकम स्टेटमेंट पे ध्यान से देखिए, ऑपरेटिंग लीवरेज कहाँ से चलता है सर? सेल से चलता है ईबीआईटी तक। ऑपरेटिंग लीवरेज सेल से चलता है ईबीआईटी तक, आप खुद देख पा रहे हैं। ठीक है, सेल से लेके ईबीआईटी तक ऑपरेटिंग लीवरेज चलता है, राइट। ये चीज़ आपको समझ में आती है। अब देखिए, याद करने का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर अमाउंट में फॉर्मूला याद करना है तो सीधा चलेंगे, मतलब कि कंट्रीब्यूशन के बाद ईबीआईटी, बस इतनी चीज़ें तो याद रखनी पड़ेगी। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी आता है। ठीक है, बस यहाँ पे कई कबार स्टूडेंट भूल भूल जाते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऊपर था या फिर नीचे, डिनोमिनेटर में था या फिर न्यूमिनेटर में। ठीक है, तो बस याद करने का तरीका इतना है कि स्टूडेंट को ये तो याद रहता है कि सर कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी आता है। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला पूछा जाए तो कंट्रीब्यूशन ईबीआईटी, राइट। लेकिन वो एमओएस का फॉर्मूला वगैरह याद करने में ये भूल जाते हैं कि सर कंट्रीब्यूशन न्यूमिनेटर में था या फिर डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो यहाँ पे याद करने का तरीका बहुत बड़ा ही सिंपल है। देखिए, अमाउंट वाला फॉर्मूला होता है एक परसेंटेज वाला, जैसे कि मैं बता चुका, अमाउंट वाला फॉर्मूला होता है मतलब कि रुपीज़, और परसेंटेज, दो ही फॉर्मूले होते हैं, राइट। अमाउंट वाले फॉर्मूले में क्या करना है? अमाउंट वाले फॉर्मूले में आपको सीधा चलना है एज पर इनकम स्टेटमेंट, सीधा। मतलब कि कंट्रीब्यूशन पहले आता है तो कंट्रीब्यूशन पहले आएगा,
फिर डिवाइड बाई क्या चलेगा, EBIT। कंट्रीब्यूशन पहले आता है तो कंट्रीब्यूशन पहले ऊपर रहेगा, उसके बाद नीचे क्या रहेगा सर, EBIT। ठीक है। उसी तरीके से अगर फाइनेंशियल लीवरेज की बात करें, फाइनेंशियल लीवरेज कहाँ से कवरेज करता है सर, फाइनेंशियल लीवरेज जहाँ पे EBIT खत्म होता है, मतलब कि ऑपरेटिंग लीवरेज का काम खत्म होता है, वहीं से ही फाइनेंशियल लीवरेज स्टार्ट हो जाता है, बेसिकली EAT तक रहता है। लेकिन ये प्रेफरेंस डिविडेंड अगर है कंपनी के पास, तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी क्या है, एक तरीके का फाइनेंस ही है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल लीवरेज कहाँ तक कवरेज करता है, अर्निंग आफ्टर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। ठीक है। तो यहाँ तक आपका प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज करता है। ओके, ये चीज़ आपके पास में क्लियर। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे देखिए, फाइनेंशियल लीवरेज में भी ऐसा ही है। फाइनेंशियल लीवरेज में अगर अमाउंट की हिसाब से हमें करना है सोल्व, तो यहाँ पे EBIT डिवाइड बाई EBT। देखिए बड़े ध्यान से, अमाउंट में फॉर्मूला याद करना है तो ऑलवेज सीधा चलेंगे। ई ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करूँ तो ऑपरेटिंग लीवरेज कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBIT, और जहाँ पे EBIT खत्म होता है वहीं से फाइनेंशियल लीवरेज स्टार्ट हो जाएगा, EBIT डिवाइड बाई EBT। EBIT डिवाइड बाई EBT। ठीक है। ऑलवेज ध्यान रखिए सर, रुपीज़ में जो है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारा जो इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट में सीधा ही चलेंगे। ठीक है। तो हमें यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा ही नहीं कि कौन सी चीज़ ऊपर रहेगी। देखिए स्टूडेंट को ये तो बहुत ज़्यादा याद रह जाता है कि सर फाइनेंशियल लीवरेज है तो EBIT और EBT आता है, ऑपरेटिंग लीवरेज है तो कॉन्ट्रीब्यूशन और EBIT आता है। ठीक है। और दोनों फॉर्मूले में कॉमन चीज़ क्या है सर, EBIT। राइट, EBIT कॉमन चीज़ है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि सर डिनोमिनेटर में था या फिर न्यूमिनेटर में। तो याद करने का तरीका ये बिल्कुल सिंपल है। रुपीज़ वाला फॉर्मूला याद कर रहे हो तो सिंपली इनकम स्टेटमेंट में सीधा चलेंगे, इनकम स्टेटमेंट में सीधा चलेंगे इस तरीके से। ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होगा सर, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBIT। और फाइनेंशियल लीवरेज के लिए जहाँ से ये खत्म होता है वहीं से फाइनेंशियल लीवरेज स्टार्ट होता है, EBIT डिवाइड बाई EBT। ठीक है। अब परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज में उल्टा चलना होता है। परसेंटेज में जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें उल्टा देखना होता है। देखिए, सेल नीचे रहेगा, EBIT ऊपर रहेगा। ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करें तो ऑपरेटिंग लीवरेज में परसेंटेज का फॉर्मूला कैसे याद रखोगे सर, परसेंटेज चेंज इन सेल। ठीक है, वो नीचे रहेगा, हालांकि देखिए उल्टा चलना है। EBIT कहाँ पे खत्म होता है सर, EBIT पे। ऑपरेटिंग लीवरेज कहाँ पे खत्म होता है, EBIT पे। तो EBIT से ही उल्टा चलेंगे, EBIT से उल्टा चलेंगे, मतलब कि परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल। ठीक है। परसेंटेज में ऑलवेज उल्टा चलेंगे, इनकम स्टेटमेंट में देखेंगे तो उल्टा चलेंगे, और अमाउंट में सीधा चलेंगे। ठीक है, इतना याद रखिए। और फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन, आपके पास में EPS डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन EBIT। यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरीके से उल्टा। ये आपका EPS आ जाएगा भाई, डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर करेंगे तो क्या है सर, डिवाइड बाई, यहाँ पे करेंगे शेयर्स, तो क्या मिलेगा सर, EPS। ठीक है। ये वही बात कर रहा है, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाई हम क्या करेंगे, EBIT, उल्टा चलेंगे। तो परसेंटेज में उल्टा चलना है, अमाउंट में सीधा चलना है। फिर से एक बार याद कर लीजिए फॉर्मूला दोनों। देखिए, ऑपरेटिंग लीवरेज का अमाउंट का फॉर्मूला याद करें तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBIT, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBIT। फाइनेंशियल लीवरेज में अमाउंट का कॉलम या अमाउंट का फॉर्मूला याद करें तो क्या है सर, EBIT डिवाइड बाई EBT। क्लियर, खत्म। इसके बाद परसेंटेज का फॉर्मूला दोनों में याद करिए। तो ऑपरेटिंग लीवरेज में परसेंटेज का फॉर्मूला याद करना है, उल्टा चलना है, EBIT डिवाइड बाई सेल, चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल। ठीक है। फाइनेंशियल लीवरेज में परसेंटेज वाला फॉर्मूला याद करिए, तो यहाँ पे EPS, चेंज इन EPS डिवाइड बाई चेंज इन EBIT। ठीक है, चेंज इन EPS डिवाइड बाई चेंज इन EBIT। ठीक है, इस तरीके का फॉर्मूला बनता है। कंबाइन लीवरेज का फॉर्मूला मैं कभी भी नहीं पढ़ा था। कंबाइन लीवरेज में सिर्फ इतना याद करवाता हूँ कि ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू कंबाइन लीवरेज। ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि कंबाइन लीवरेज निकालिए, तो ऑपरेटिंग लीवरेज के आपके पास में फॉर्मूले हैं, फाइनेंशियल लीवरेज के फॉर्मूले, दोनों को मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लेना। ठीक है। ऑपरेटिंग कंबाइन लीवरेज का कभी भी हम फॉर्मूला सेपरेटली कुछ याद नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए याद वैसे भी कम रहता है अपने को, तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे डिफ़िकल्टी क्रिएट नहीं करेंगे। हम सिर्फ दो ही फॉर्मूले याद करेंगे, ऑपरेटिंग लीवरेज के लिए और फाइनेंशियल लीवरेज के लिए। ठीक है। कंबाइन लीवरेज में सिर्फ इतना याद रखेंगे कि ऑपरेटिंग इंटू फाइनेंशियल इज इक्वल टू कंबाइन लीवरेज। राइट। अब देखिए, ऑपरेटिंग लीवरेज में एक थर्ड फॉर्मूला मुझे कभी कभार पूछ लेते हैं, यह याद होना चाहिए कि आप अगर देखें तो सिंपली मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला बताइए क्या है सर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला आता है EBIT डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, EBIT डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन।
और ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी। बिल्कुल उल्टा है। मतलब कि ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है तो 1/MOS कर दो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो आपको ऑपरेटिंग लीवरेज मिल जाएगा। वहीं से अगर उल्टा करूँ मैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या हुआ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब हुआ 1/ऑपरेटिंग लीवरेज। बिल्कुल उल्टा फॉर्मूला है और कुछ नहीं, उल्टा फॉर्मूला है बिल और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो मैं तो स्टूडेंट को यहाँ पे यही एडवाइस करता हूँ कि एमओएस का एक फॉर्मूला याद ही मत करो, इतना ही याद रखो सर, ऑपरेटिंग लीवरेज का एक फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी, और दूसरा है इसे जो है क्या कहते हैं सर, 1/एमओएस, बस। ठीक है, तो जैसे ही 1/एमओएस आप पुट कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला होता है। एमओएस का फॉर्मूला वैसे भी क्रिएट कर पाएंगे, कैसे क्रिएट कर पाएंगे, देखिए इतना ही मुझे याद है, एमओएस का फॉर्मूला याद नहीं है, राइट। तो कैसे करेंगे सर, इसका फॉर्मूला क्या हुआ सर, ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू 1/, आपके पास में एमओएस। ठीक है, तो देखिए ऑपरेटिंग लीवरेज, ठीक है, OPL लिख देता हूँ शॉर्ट में, इज इक्वल टू 1/एमओएस, यही मैंने कहा। ठीक है, एमओएस का फॉर्मूला मुझे बनाना है तो वैसे भी बन जाएगा, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद है, ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी। इसकी जगह वो पुट कर दीजिए, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी, ठीक है, इज इक्वल टू 1/एमओएस, राइट। अब सिंपली एमओएस को ऊपर लेना है तो मैं क्या करूँगा, इसे उल्टा कर दूंगा, मतलब कि एमओएस को मुझे 1/, से हटाना है, मुझे ऊपर ले जाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इक्वल टू के जो सामने है उसकी जगह चेंज हो जाएगी, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, ईबीआईटी डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये फिफ्थ सिक्स में आप पढ़ते हैं, सारी चीज़ें फिफ्थ सिक्स वाली है। ठीक है, तो हर जगह मेरा यही डायलॉग रहेगा कि फिफ्थ सिक्स में जो पढ़ के आते हैं वही चीज़ है, कि भाई एक 1/, ये है, उसे मुझे ऊपर लेना है। तो यहाँ पे जो इक्वल टू के इस तरफ है वो चीज़ क्या हो जाएगी, उल्टा फुल्टा हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला बन चुका। ठीक है, तो कोई एक फॉर्मूला ही याद रखिए, दूसरा फॉर्मूला इस तरीके से याद रखिए कि 1/, ये होता है, तो वो दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। वरना क्या होता है कि स्टूडेंट यहाँ पे कन्फ्यूजन में क्रिएट हो जाते हैं, जब एग्जाम में आता है तो भूल जाते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या था और ऑपरेटिंग लीवरेज का क्या था, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं ऑलरेडी आपको इनकम स्टेटमेंट से फॉर्मूला याद करवाने की कोशिश की है मैंने, कि भाई अमाउंट का कॉलम, अमाउंट का फॉर्मूला याद करना है तो सीधा चलो, मतलब कि कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी, और ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी। और परसेंटेज का है तो उल्टा चलो, जैसे कि ऑपरेटिंग की बात करें तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल, फाइनेंशियल में परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, राइट। ये चीज़ क्लियर, ओके। तो ये फॉर्मूला है, आप एक बार करिए एक काम, वीडियो को स्टॉप करिए, फॉर्मूले को याद करिए, इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन तो तभी कर पाएंगे जब फॉर्मूले याद है, और फॉर्मूले इतने ज़्यादा मैंने आपको करवाए नहीं, आप अपना आईसी मॉड्यूल ओपन करके देखिए, पता चल जाएगा। कंबाइन लीवरेज के भी फॉर्मूले गिवन है, लेकिन मैं कंबाइन लीवरेज के फॉर्मूले कभी कराता ही नहीं हूँ, राइट। इतना ही करना है जितना करवा रहा हूँ, इससे सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। देखिए बड़ी ही रिसर्च के साथ मैं आपको बताता हूँ, ऐसा ही नहीं बताता हूँ कि भाई इतना ही करना है, बड़ी रिसर्च के साथ बताता हूँ कि इतने ही फॉर्मूले करने हैं, इतने फॉर्मूले से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, बस फिर आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है, जो अंडरस्टैंडिंग मैं आपको ऑलरेडी क्वेश्चन ऐसे लेके आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब मुझे यहाँ पे आपका यहाँ पे चैप्टर का जो नोट्स पार्ट है वो ख़त्म हो जाता है। बस अब मुझे क्वेश्चन करवाना है और क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, नोट्स यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं आपके, बस अब जो यहाँ पे करवाऊँगा वो क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि हम रिमेनिंग अपने चैप्टर जो पिछले चैप्टर्स में जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखवाते हैं उस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 मुझे दिख रहा है, वहाँ पे आ जाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या कहता है सर, इलस्ट्रेशन नंबर 1 कहता है कंपनी प्रोड्यूस कर रही है 10,000 शर्ट्स एंड उसे सेल करती है, राइट। प्रोड्यूस एंड सेल किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है ना, प्रोड्यूस एंड सेल किया जा रहा है 10,000 शर्ट्स, ओके। इसके बाद कहता है कि इसे सेल कर दिया जाता है, ठीक है, पर शर्ट, और यहाँ पे कहता है सेल पर शर्ट 500 रुपये के हिसाब से, एक शर्ट को हम 500 रुपये के हिसाब से सेल कर देते हैं। कहता है कि जिसमें वेरिएबल कॉस्ट 200 रुपये पर शर्ट के हिसाब से रहेगा।
ओके जी। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्या रहेगा सर, 200 रुपये के हिसाब से रहेगा। और फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो 25 लाख रुपये रहेगा। और फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको पता है सर, पर यूनिट नहीं होता। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलवेज आपका टोटल बेसिस पे होता है। जैसे कि रेंट वगैरह हो गया, रेंट क्या है आपका फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो 5,000 रुपये पे कर रहे हैं तो ये यूनिट बेस नहीं होता, ये 5,000 ही रहता है, ठीक है। तो 5,000 आप फॉर एग्जांपल पे कर रहे हैं तो 5,000 आपका फिक्स कॉस्ट हो गया, राइट। तो वो यूनिट बेस नहीं होता, वो आपका टोटल बेस होता है। हाँ, फिर आप उसे यूनिट में कन्वर्ट करना चाहे कि मान लीजिए 10,000 यूनिट हम महीने के बना रहे हैं, ठीक है। और रेंट हमारा जाता है 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये है डिवाइड बाई 10,000 यूनिट करके फिर उसे फिक्स कॉस्ट को यूनिट में कन्वर्ट करो, वो ठीक है। लेकिन ऑलवेज फिक्स कॉस्ट पहले क्या होती है सर, टोटल बेसिस पे, ठीक है। उसे कन्वर्ट बाद में करो तो वो बात अलग है, लेकिन ऑलवेज ध्यान रखिए कि फिक्स कॉस्ट जो है वो टोटल बेसिस पे ही होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे पूछा क्या है सर, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालिए, सॉरी ऑपरेटिंग लीवरेज निकालिए। और सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि सेल अगर हम सेल आर अप बाई 10%, ठीक है। तो बताइए कि ईवीआईटी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन तो देखते हैं, पहले हम फर्स्ट वाला देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑपरेटिंग लीवरेज निकालिए। अब ऑपरेटिंग लीवरेज में निकालने के लिए पूछा जाए तो हमारे पास में कितने फॉर्मूले हैं सर, दो ही फॉर्मूले है। तीसरा तो वैसे ही आपको जो है वो कभी कभार एमसीक्यू वगैरह में पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने लिखा है। मेनली उसके दो ही फॉर्मूले हैं, एक अमाउंट वाला, एक परसेंटेज वाला। और मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन में अगर अमाउंट की इन्फॉर्मेशन है तो अमाउंट वाला फॉर्मूला आएगा, और परसेंटेज की इन्फॉर्मेशन है तो परसेंटेज वाला। अब क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि 10,000 शर्ट्स है, 500 रुपये मतलब कि अमाउंट गिवन है, 200 रुपये अमाउंट गिवन है, 25 लाख रुपये अमाउंट गिवन है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा सर, अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है सर, ऑपरेटिंग लीवरेज, OPL में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखेंगे, एग्जाम में अलाउ नहीं होता है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू अमाउंट वाला फॉर्मूला क्या है सर, कॉन्ट्रीब्यूशन। सीधा चलेंगे इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से, सीधा चलेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBIT, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए कंट्रीब्यूशन कितना है, तो ये कहता है सर सेल 500 है, इनकम स्टेटमेंट में वैल्यू पुट कर देंगे कि सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें क्या मिलता है सर, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। कंट्रीब्यूशन मिलता है, सेल कितना है सर, 500 है, 500 इंटू ये पर यूनिट है, इंटू 10,000 करेंगे, ठीक है। इंटू 10,000 करेंगे, टोटल यूनिट 10,000 है ना, 500 इंटू 10,000। या आप कॉस्ट अकाउंट में मार्जिनल कॉस्टिंग में ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, राइट। इसके बाद यहाँ पे क्या है सर, 200 रुपये के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट है, तो 200 रुपये पर यूनिट है, लिखा है देखिए पर शर्ट, ठीक है। तो 200 इंटू 10,000, तो बताइए ये कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो आपका आ रहा होगा 300 इंटू 10,000, मतलब कि यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा 30 लाख, ठीक है। 30 लाख कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा, जिसमें से हम क्या माइनस करते हैं, इनकम स्टेटमेंट एकदम जुबान याद होना चाहिए, फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, कितना है 25 लाख, 25 लाख, जिससे क्या मिल जाएगा आपको, EBIT। अब मुझे बताइए इनकम स्टेटमेंट को इससे आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत है, आंसर इज़ बिग नो। वाई सर, क्योंकि पूछा क्या है सर, ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज सेल से लेके EBIT तक सीमित रहता है, उसके बाद तो फाइनेंशियल लीवरेज स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो कि मैं आपको ऑलरेडी एक ड्रॉ करके भी दिखा चुका हूँ कि फाइनेंशियल लीवरेज कहाँ तक, ऑपरेटिंग लीवरेज कहाँ तक सीमित रहता है, EBIT तक। तो सिर्फ क्वेश्चन में ऑपरेटिंग लीवरेज पूछा है तो यहाँ तक ही इनकम स्टेटमेंट बनाना है, उससे आगे तो बढ़ना ही नहीं है, ठीक है। उससे आगे वैसे भी इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, राइट। तो यहाँ तक है, इससे हमारा काम बन जाएगा। देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है सर, कॉन्ट्रीब्यूशन 30 लाख है, 30 लैक्स, ओके। और EBIT मुझे बताइए कितना है, 5 लैक्स, ठीक है। तो 5 लैक्स, तो बताइए ऑपरेटिंग लीवरेज कितना है, डिवाइड बाई 5 लाख करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6। लेकिन ध्यान रहे सर, जब भी लीवरेज का आंसर लिखेंगे हम यहाँ पे टाइम्स जरूर लिखेंगे, ठीक है। कई बार यहाँ पे ICA मॉड्यूल में क्या करते हैं, ICA मॉड्यूल में तो यहाँ पे कई बार लिखते हैं, कई बार नहीं लिखते, हम ज़रूर लिखेंगे टाइम्स, ठीक है। ये वर्ड ज़रूर लिखेंगे टाइम्स, ठीक है। मैं कभी भूल जाऊँ
तो आपको यहाँ पे समझ लेना है कि टाइम्स लिखना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि अगर सेल को 10% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, सेल को 10% बढ़ा दिया जाए तो हमारे पास में ईबीआईटी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये तो सिंपल सी चीज़ है, ये तो इनकम स्टेटमेंट से ही ख़त्म होगा। देखिए, ये सबसे पहले ये इनकम स्टेटमेंट को यहाँ पे थोड़ा सा मैं साइड में ले लेता हूँ। साइड में यहाँ पे ले लेता हूँ, चलिए यहीं पे सही रहेगा। यहाँ से लेके इनकम स्टेटमेंट को यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, हाँ अब ठीक है, चलिए। साइड में ही दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है उसका सॉल्यूशन इस तरीके से होगा। देखिए, कहता है कि सेल जो है वो 20 कितना परसेंट बढ़ रहा है, 10%। सेल जो है वो 10% इंक्रीज हो रही है, अप लिखा है ना, अप बाई 20%। ठीक है, और बाई और टू का कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में नोट्स में आपको लिखवा चुका हूँ। ठीक है, डिविडेंड डिसीजन नाम का चैप्टर, वहाँ पे ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। हर बार तो वापस से लिखवाना ज़रूरी नहीं बनता, एक बार तो लिखवा दिया है, राइट। ओके, तो यहाँ पे कहता है 10% से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो बताइए सेल अभी कितनी है सर, सेल 50 लाख रुपीज़ है, 10% इंक्रीज करिए, 50 लाख प्लस 10%, तो ये कितना हो गया सर, अब कितनी हो जाएगी, यहाँ पे सेल हो जाएगी 55 लैक्स। ठीक है, तो 55 लैक्स। ठीक है, अब बताइए कौन वेरिएबल कॉस्ट कितना है सर, वेरिएबल कॉस्ट तो 200 रुपये पर शेयर है, पर शर्ट है। ठीक है, 200 रुपये पर शर्ट। अब देखिए, एक बात ऑलवेज ध्यान रखिए, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो यूनिट बेस होता है। ठीक है, अगर आपकी सेल की यूनिट, मतलब कि यहाँ पे मैं नोट्स उसमें लिखवाना चाहूँगा, ये बेसिकली आपका जो है नॉर्मल पॉइंट होता है। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट है आपका। ठीक है, तो ऊपर जो बेसिक पॉइंट में मैं सोच रहा था कि ये लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग होते ही नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखवा दी जाए तो बेहतर रहती है। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ आपको बता दूँ, तो यहाँ पे हेडिंग दीजिए सम अदर बेसिक पॉइंट। ठीक है, देखिए लिखिएगा यहाँ पे कि वेरिएबल कॉस्ट जो होती है, वेरिएबल कॉस्ट जो होती है, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट वो यूनिट बेस होती है। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो यूनिट बेस होती है। ऑलवेज ऑन यूनिट बेस, यूनिट बेस। ठीक है, यूनिट बेस होती है। मतलब क्या हुआ, देखिए मतलब इसका मतलब होता है मीन्स इफ, कहता है यूनिट जो प्रोड्यूस है। ठीक है, यहाँ पे लिखूँ, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ, मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा इसे साइड में कर देते हैं। ठीक है, हाँ, मीन्स इफ यूनिट प्रोडक्शन अगर इंक्रीज़ होगा, या अगर आप यूनिट प्रोड्यूस करना इंक्रीज़ करेंगे, तो इसका रिजल्ट क्या होगा सर, वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी। ये सीधा रिलेशन है, अगर यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे ऑब्वियसली उस पर लगने वाली वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, राइट। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूनिट जो प्रोड्यूस एंड यूनिट प्रोडक्शन, यूनिट प्रोडक्शन अगर आप डिक्रीज़ कर दोगे तो वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी सर, डिक्रीज़। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज़ हो जाएंगी। एक एग्जांपल देता हूँ कि हम जो है फॉर एग्जांपल 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, एग्जांपल छोटा सा है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, मैं ऐसा ही बता रहा हूँ। हम एग्जांपल 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है,
अब इसे प्रोड्यूस करने के लिए हमारा मटेरियल लगता है फॉर एग्जांपल 5000 केजी, 5000 केजी रॉ मटेरियल क्या है सर? एक तरीके का वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। रॉ मटेरियल क्या है? एक तरीके का वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंट का पार्ट है ये, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है, ये कॉस्ट अकाउंट में पढ़ते हैं, एफएम में नहीं। एफएम में ये सारी चीज़ें पढ़ के आते हैं ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल जो है, लेबर जो है, वो सारी चीज़ें क्या है सर? वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल मैं कहता हूँ 5000 केजी लग रहा है, ठीक है। अब इसके बाद समझना, अब अगर मैं यहाँ पे या फिर 10,000 केजी लिख देता हूँ, राइट। एक यूनिट पे 1 केजी लगता है, ये आसान समझने के लिए रहेगा। एक यूनिट पे 1 केजी हमारा रॉ मटेरियल लगता है। अब कल दिन में इसे घटा के, ठीक है, 5,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर दूँ, तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि मुझे रॉ मटेरियल भी कम चाहिए। कितना चाहिए सर? 5000 केजी। तो यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये हमारी कॉस्ट लग रही है, ठीक है। ये कॉस्ट है हमारी रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल तो हमें खर्चा करना पड़ेगा तभी तो प्रोडक्शन कर पाएंगे, राइट। तो ये हमारी क्या है सर? वेरिएबल कॉस्ट है। ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये यूनिट बेस होती है। अगर ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो ज़्यादा अमाउंट लगेगा, कम यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो कंपेरेटिवली हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी उतना कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्या होती है सर? यूनिट बेस। अगर यूनिट इंक्रीज हो रही है तो वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज करो, और यूनिट डिक्रीज हो रही है तो वेरिएबल कॉस्ट को डिक्रीज करो। लेकिन ध्यान रहे सर, कई बार क्वेश्चन में यहाँ पे ये बताता है, कई बार क्वेश्चन में क्या कहता है, सम टाइम, पॉइंट लिखिएगा, सम टाइम क्वेश्चन सेड दैट, क्वेश्चन सेड दैट, दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसे कहेगा कि सेल इज इंक्रीज्ड बाय, कुछ समथिंग परसेंटेज दे देगा कि 10% बढ़ रही है, 11%, 20%, 25% सेल इंक्रीज हो रही है, ऐसा देगा। इसका मतलब होता है, इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स सेल प्राइस एंड, ये इंपॉर्टेंट है, सेल प्राइस एंड यूनिट आर ऑल्सो इंक्रीज्ड। देखिए क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा है कि सेल हमारी इतने परसेंट से इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज दोनों वर्ड हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इंक्रीज ही हो, डिक्रीज भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे डिक्रीज भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि इंक्रीज लिखना, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज दोनों लिख सकते हैं, डिक्रीज, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज बाय कोई सम परसेंटेज दे देगा, 10%, 20%, इस तरीके से। तो इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड यहाँ पे ध्यान रखिए, वर्ड इंपॉर्टेंट है ये सेल। सिर्फ वर्ड सेल लिखा है, सेल का मतलब होगा सर यूनिट भी इंक्रीज हो रहे हैं। सेल प्राइस तो इंक्रीज हो ही रही है एंड यूनिट भी आपके इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। ये मतलब निकल के आता है क्या चीज़? ये मतलब निकल के आता है आपके पास में सेल इंक्रीज होने का वर्ड का, ठीक है। अब यहाँ पे यहीं पे क्वेश्चन में कई बार ऐसा देता है, क्या क्वेश्चन में देता है सेकंड पॉइंट, सेल प्राइस प्राइस इज इंक्रीज, या फिर डिक्रीज वर्ड यूज़ कर सकता है, डिक्रीज और इंक्रीज कुछ भी कर सकता है। तो डिक्रीज बाय सम परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज यहाँ पे दे देगा। इसका मतलब क्या हुआ सर? इट मीन्स, इसका मतलब हुआ इट मीन्स ओनली एंड ओनली, ठीक है। ओनली एंड ओनली आपका
सेल प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, सेल प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज आप कह सकते हैं, जो भी हो रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है, राइट। यहाँ पे भी आप डिक्रीज और इंक्रीज लिख दीजिए, क्वेश्चन में कुछ भी दे सकते हैं, डिक्रीज और इंक्रीज कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसके हिसाब से हमें माइनस और प्लस करना होता है। मेन पॉइंट मैं जो समझाना चाहता हूँ वो ये है कि अगर क्वेश्चन यहाँ पे सेल प्राइस वर्ड यूज़ कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे यूनिट में कोई चेंज नहीं है, यूनिट जो पहले थे वही है, ठीक है, तो सेल प्राइस का मतलब सेल प्राइस, ठीक है, तो यहाँ पे सेल प्राइस का मतलब सिर्फ और सिर्फ सेल प्राइस, लेकिन वर्ड सेल लिखा है, सिर्फ और सिर्फ सेल, सेल इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब प्राइस तो इंक्रीज हो रही है, यूनिट भी इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका इससे मतलब क्या निकलता है, देखिए मैंने पहले ही कह दिया कि सर वेरिएबल कॉस्ट जो है वो यूनिट बेस होती है, यूनिट इंक्रीज होगे तो ही वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ने कह दिया कि सेल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी उसी तरीके से इंक्रीज होगी, ठीक है। मान लीजिए मैं कहता हूँ सेल 10% इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में इतना गिवन है, तो वेरिएबल कॉस्ट को भी 10% से इंक्रीज करना है, लेकिन मैं कह दूँ कि सेल प्राइस जो है वो 10% इंक्रीज हो रही है, तो वेरिएबल कॉस्ट पहले जितना था उतना ही रहेगा, ठीक है। इस पे मैं कुछ एग्जांपल करवाना चाहूँगा, इस पे मैं कुछ एग्जांपल करवाना चाहूँगा। इसे हम साइड में कर देते इस तरह, ठीक है, कुछ एग्जांपल मैं करवा दूँ, मुझे लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, राइट, तो मेरे ख्याल से ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ एग्जांपल, एग्जांपल लिखिएगा। देखिए आपके सामने मैंने दो क्वेश्चन रखे, एक कंपनी प्रोड्यूस करती है, ठीक है, 10,000 यूनिट्स, कोई भी यूनिट सर्स वगैरह कुछ भी ले लीजिए, कहता है सेल प्राइस जो है 500 है, वेरिएबल कॉस्ट वहीं पे 200 है, ठीक है, सेल प्राइस 500, वेरिएबल कॉस्ट 200, कहता है कि अगर सेल को हम 10% डिक्रीज कर दें, इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी क्वेश्चन में कह सकता है, राइट, तो यहाँ पे कहा है 10% डिक्रीज कर दे तो कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा वो बताइए, ठीक है। वहीं पे मैंने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे डाला है, सेम क्वेश्चन है, एक चीज़ डिफरेंस है, कहता है कि कंपनी जो है यहाँ पे प्रोड्यूस एंड सेल करती है 10,000 यूनिट्स, प्रोड्यूस एंड सेल का मतलब होता है 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करती है और 10,000 पूरे का पूरा सेल कर देती है, ठीक है। कहता है सेल प्राइस वही 500 है ऊपर की तरह और यहाँ पे 200 है, वेरिएबल कॉस्ट सब कुछ सेम है, एक चीज़ डिफरेंस है, कहता है इस बार सेल प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाती है 10% से, व्हाट विल बी द कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, व्हाट विल बी द कॉन्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब हुआ सॉल्यूशन, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहता है तो सेल सेल डिक्रीज हो रही है, सेल का सिर्फ और सिर्फ सेल वर्ड यूज़ करा होगा, मतलब कि प्राइस और यूनिट दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, शॉर्टकट ही लिखवा देता हूँ, यहाँ पे रुक जाइएगा, यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट मैं शॉर्टकट लिखवा रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट मैं आपको शॉर्टकट ही लिखवा देता हूँ। अगर आपने वो वाली चीज़ लिख रखी है तो उसे कैंसिल कर दीजिए और थोड़ा सा आप जो है कोऑपरेट करेंगे और इस चीज़ को लिख लेंगे, मैं डायरेक्ट आपको शॉर्टकट ही लिखवा देता हूँ ताकि हमारा काम ख़त्म हो जाए। देखिए शॉर्टकट लिखवा देता हूँ, सिर्फ सेल में इंक्रीज़ और डिक्रीज़, सेल सिर्फ और सिर्फ वर्ड यूज़ करा गया है और उसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें आप सेल यूनिट इंटू प्राइस करते हैं, ठीक है, यूनिट्स इंटू प्राइस मतलब कि सेल अमाउंट निकालते हैं, ठीक है, इसमें से हम क्या करते हैं सर, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, ठीक है, वीसी में शॉर्ट में लिख देता हूँ, वही लिख रहा हूँ, एक मिनट ज़रा छोटे अक्षरों में लिखना पड़ेगा। देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप समझ के फिर अपने आप से लिख लीजिए। देखिए सेल जब क्वेश्चन में कहा जाए कि डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है तो सिंपली आपको क्या करना है, टोटल सेल और वेरिएबल कॉस्ट दोनों में चेंजेस होंगे, डिक्रीज का है तो माइनस करेंगे, इंक्रीज का है तो प्लस करेंगे, ठीक है, तो प्लस और माइनस कर देना है वो परसेंटेज से सिंपली,
ठीक है, प्लस और माइनस कर देना है, वो जितने परसेंटेज कहा है उतने से। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में मैं कहूँ कि देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा सर, सेल में डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि सिर्फ सेल वर्ड यूज़ करा है। मैंने क्या कहा, सेल और वेरिएबल कॉस्ट का टोटल अमाउंट निकालिए। टोटल अमाउंट कितना है सेल का सर, 12 टोटल अमाउंट है 500 इंटू 10,000, कितना आ रहा है सर 50 लाख, तो यहाँ पे 50 लाख। ठीक है, ये टोटल अमाउंट सबसे पहले, ये शॉर्टकट में डायरेक्ट बता रहा हूँ, यही चीज़ याद रखिए और कुछ याद मत रखिए। ठीक है, देखिए सेल आपका 50 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट है 200 इंटू 10,000 मतलब कि 20 लाख। ठीक है, 20 लाख। ओके, इसमें से सिंपली आपको क्या करना है, सिर्फ सेल वर्ड यूज़ करा है ना, सेल वर्ड यूज़ करें तो दोनों में से वही परसेंटेज माइनस और ऐड कर दो। इंक्रीज़ का है तो ऐड कर दो, डिक्रीज़ का है तो माइनस कर दो। यहाँ पे क्या कहा है सर, यहाँ पे डिक्रीज़ का है तो 10% माइनस कर दो, और कुछ सोचो मत। सेल सिर्फ क्या है तो दोनों में से माइनस करेंगे, 10% माइनस कर दो यहाँ से, 10% यहाँ से माइनस कर दो। ठीक है, अमाउंट निकाल लो, कंट्रीब्यूशन आपके सामने आ जाएगा। लो जी, ये शॉर्टकट। ठीक है, अमाउंट निकाल लो 5 लाख, 50 लाख है सॉरी, 50 लाख माइनस 10% मतलब कि कितना है 45 लाख। ठीक है, 45 लाख। ऊपर का जो मैंने पहले का जो मिटाया आपका तरीका, उसमें क्या है, कुछ चीज़ें को आप ऐड ऑन करना पड़ता था। ठीक है, तभी आपका 45 लाख आएगा। ठीक है, तो वो चीज़ ऐड ऑन करना, मिटाना, ये सारी चीज़ आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैंने आपको बिल्कुल शॉर्टकट बता दिया। ठीक है, इस तरीके से ही चलेंगे, वो पिछली चीज़ को मिटा दीजिएगा। उसमें क्या है कि आपको 10% दोनों में से माइनस किया, यूनिट और अमाउंट में से वापस से कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करना पड़ता था। ठीक है, तो लंबी मेथड हो जाती थी, वो आप नहीं फॉलो करेंगे, वो आप जो है यही फॉलो करेंगे जो मैंने आपको लिखवाया। ठीक है, यहाँ से निकालिए 20 लाख में से 10% माइनस करिए, तो कितना आ रहा है 18 लाख, 18 लाख अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पे ये अमाउंट माइनस होगा, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है, 45 लाख में से माइनस करेंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन 27 लाख। ठीक है, ये लो जी, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, ख़त्म कहानी। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन आपके सामने, और जो क्वेश्चन पूछा था वो उसका सॉल्यूशन। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका सॉल्यूशन आपके सामने। ओके, अब जब यहाँ पे क्वेश्चन कहा जाए कि सर सेल प्राइस, ऐसा वर्ड यूज़ हुआ सेल प्राइस, तो इसका मतलब है आपको सिंपली क्या करना है, ये टोटल सेल लेने हैं। ठीक है, टोटल सेल, टोटल सेल्स, इसमें आपको ऐड और माइनस। ठीक है, इंक्रीज़ का है तो ऐड करेंगे, डिक्रीज़ का है तो माइनस करेंगे। ऐड और माइनस करना है परसेंटेज जितना भी कहा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे सर, नो इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑन वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में कुछ भी नहीं करेंगे आप, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसने क्लियरली बोल रखा है कि प्राइस में चेंजेस, ये सेल प्राइस में चेंजेस का मतलब क्या होता है सर, सेल प्राइस का, यहाँ पे इंक्रीज़ का वर्ड गलत कर दिया, बोलो कोई चीज़ नहीं, आप ठीक कर लीजिएगा, इंक्रीज़। ठीक है, सेल प्राइस में चेंजेस का मतलब क्या होता है सर, सेल प्राइजेस में चेंजेस का मतलब सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है, यूनिट नहीं। और वेरिएबल कॉस्ट मैंने जैसे कि कहा सर, यूनिट बेस होती है, यूनिट इंक्रीज और डिक्रीज हो गए तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा, वरना नहीं। सेल का मतलब होता है यूनिट और प्राइस दोनों चेंज हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे देखिए वेरिएबल कॉस्ट में इम्पैक्ट आ रहा है। सेल प्राइस का मतलब सिर्फ प्राइस में चेंजेस हो रहा है, यूनिट में नहीं। यूनिट में चेंज नहीं होगा, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज का वर्ड थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, चलिए मैं ही करवा देता हूँ। इंक्रीज, ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ आपके पास में, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पता चल जाएगा। देखिए क्या वर्ड यूज़ करा है, सिर्फ और सिर्फ सेल प्राइस, तो इसका मतलब होगा कि आप एक काम करिए, सॉल्यूशन क्या कहता है, सॉल्यूशन कहता है एक काम करिए, वे कंट्रीब्यूशन निकाला, कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है, राइट। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा सर, कंट्रीब्यूशन। ओके, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे कहता है सेल प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तो सेल कितना है, टोटल सेल निकालिए सबसे पहले,
10,000 इंटू 500 मतलब कि 50 लाख, तो 50 लाख लिख दिया, देखिए ठीक है, 50 लाख रुपीज़ लिख दिया। अब इसमें से 10% माइनस करना है, सेल में से तो ऑलवेज कुछ ना कुछ माइनस होगा, अगर प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है, यूनिट डिक्रीज़ हो रहा है, सब कुछ, तो ये तो आपका आ गया 45 लाख। ठीक है, अब नोट्स में वापस जाइए, सेल प्राइस डिक्रीज़ या फिर इंक्रीज़ कुछ भी हो जाए, वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज मत करना। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट जो पहले है टोटल है वही रहेगा, मतलब कि यहाँ पे 200 इंटू 10,000 20 लाख, तो वो तो 20 लाख ही रहेगा, वो तो 20 लाख ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में इम्पोर्टेंट थी। ये आपका कंट्रीब्यूशन आ गया, निकाल लीजिए कितना आ गया कंट्रीब्यूशन। 45 में से 20 लाख माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 25 लाख। ठीक है, 25 लाख। ये लीजिए, मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से समझा दिया, इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ये चीज़ आपके पास में क्लियर। बेसिकली ये एफएम में कोई पढ़ाता ही नहीं है, आप समझे तो ये चीज़ आपको पढ़ाता ही नहीं, क्योंकि ये मार्जिनल कॉस्टिंग आपका कॉस्ट अकाउंट से रिलेट करता है, तो यहाँ पे मान लिया जाता है कि आपको ये सब आता है। ठीक है, फिर भी मैंने बता दिया कि मुझे पता है कि आपको कितना आता है, राइट। तो यहाँ पे जो है ये नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। अब आइए इस क्वेश्चन से रिलेट जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमने कर रहे थे, कहता है कि इफ़ सेल प्राइस जो है वो अप हो जाए, मतलब कि यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ करा है सर, अप। ठीक है, इसका मतलब इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है, और कहता है 10%, और कहता है कि ईबीआईटी कितना इम्पैक्ट पड़ेगा पहले से मुकाबले, वो निकालिए। तो देखिए 10% सेल इंक्रीज़ हो रहा है, वर्ड क्या यूज़ हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ सेल लिखा है, तो सर वेरिएबल कॉस्ट और आपके पास में क्या है सर, सेल, दोनों में इम्पैक्ट आएगा, राइट। नोट्स में देखिए, नोट्स में क्या कहता है सर, नोट्स में कहता है सेल लिखा है तो दोनों में से ऐड और माइनस जो भी है, इंक्रीज है तो ऐड करिए, डिक्रीज है तो माइनस, लेकिन दोनों में इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ सेल वर्ड यूज़ करा है तो दोनों में इम्पैक्ट होगा। देखिए सबसे पहले टोटल सेल कितना है, 50 लाख, यहाँ पे इनटू है तो मैं उसे टोटल अमाउंट में लिख लूँ, राइट। ये 50 लाख, 500 इंटू 10,000 मतलब कि 50 लाख, और ये कितना था वेरिएबल कॉस्ट 20 लाख, 200 इंटू 10,000 मतलब कि 20 लाख। ओके, तो ये 20 लाख है। ओके, अब क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है 10% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो 10% इंक्रीज मतलब कि हमें सेल और दोनों में 10% इंक्रीज करना है, प्लस 10% वेरिएबल कॉस्ट में भी, क्योंकि सेल सब सिर्फ और सिर्फ सेल वर्ड यूज़ करा है। ठीक है, तो बताइए कितना आंसर आएगा, ये 55 लाख हो जाएगा, और 20 लाख प्लस 10%, 20 लाख प्लस 10% मतलब कि 22 लाख। लो जी, 22 लाख। ठीक है, ये माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन -55 लाख, तो यहाँ पे 33 लाख, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा, 33 लाख। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट ऑलवेज फिक्स रहता है, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब क्वेश्चन में क्लियरली बोले कि फिक्स कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तभी करेंगे, वरना ऑलवेज सेम, फिक्स कॉस्ट ऑलवेज सेम रहता है, ऑलवेज सेम। ठीक है, चाहे यूनिट्स गिर भी जाए, यूनिट ज़ीरो हो जाए, प्रोडक्शन ज़ीरो हो जाए, फिर भी फिक्स कॉस्ट उतना ही लगेगा। जब भी क्वेश्चन में आपको सेपरेटली ये ना बताया जाए कि फिक्स कॉस्ट चेंज हो रहा है, तब तक ये मत मानना कि फिक्स कॉस्ट चेंज हो रहा है, फिक्स कॉस्ट ऑलवेज सेम रहता है। ठीक है, तो 25 लाख, ये 25 लाख रुपीज़ ही रहेगा। तो बताइए ईबीआईटी कितना हो गया सर, 33 लाख में से 25 लाख रुपीज़ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 लैक्स। ठीक है, 8 लैक्स। ठीक है, इसने क्या पूछा था सर, न्यू ईबीआईटी कितना होगा, ये नहीं पूछा। न्यू ईबीआईटी तो हमने बता दिया 8 लाख, लेकिन इसने पूछा था इम्पैक्ट कितना होगा, मतलब चेंज, चेंज इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, चेंज, चेंज कितना होगा। तो चेंज अगर पूछा गया है तो सिंपली इन दोनों का परसेंटेज निकालना होता है, मतलब कि चेंजेस का, चेंजेस निकालना आता है ना, फिफ्थ सिक्स में पढ़ते हैं कि चेंजेस क्या होता है सर, 8 लाख माइनस, चेंज अगर निकालना है तो क्या निकलेगा, 8 लाख माइनस 5 लाख,
और डिवाइड बाय करते हैं ओल्ड वन। ओल्ड अमाउंट कौन सा है सर? 5 लाख, तो डिवाइड बाय 5 लाख। और अमाउंट परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 करते हैं, परसेंटेज में आ जाएगा। करो 8 - 5 डिवाइड बाई 5%। ये 60% चेंज आएगा। आंसर इज 60%। लो जी, काम खत्म, सॉल्यूशन आपके सामने। इस तरीके से करना चाहो तो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं सर, ऑपरेटिंग लीवरेज का परसेंटेज में आंसर चाहिए, लेकिन हम अपने प्रैक्टिकल दिमाग के हिसाब से करेंगे ये सारी चीज़ें, राइट। तो इसका सॉल्यूशन एक बार मैं लिखवा देता हूँ ताकि आपके नोट्स में रहे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, ये दीजिए, मैंने आपके सामने यहाँ पे सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है। इस सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम में इस तरीके से आपको जो है प्रेजेंट करके आना है। वर्किंग नोट बनाई करंट और 10% इंक्रीज होने के बाद, और यहाँ पे वर्ड सिर्फ और सिर्फ सेल लिखा है तो दोनों में इंक्रीजमेंट होगा। मैंने एरो दिखा दिया कि दोनों में 10% इंक्रीज होगा। इस तरीके से आंसर। परसेंटेज पूछा है, इम्पैक्ट पूछा है, तो इम्पैक्ट मतलब कि 60% आपके सामने आंसर। ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन बिल्कुल इसी तरीके से एग्जाम में दिख के आएंगे। यहाँ पे वर्किंग नोट का रेफरेंस देंगे, यहाँ पे भी वर्किंग नोट का रेफरेंस देंगे, ठीक है। और यहाँ पे वर्किंग नोट बना के आएंगे, ठीक है। ये क्लियर, इलस्ट्रेशन नंबर 1 इस तरीके से सोल्व करेंगे। आप चाहे तो इसे अपना फॉर्मूला यूज़ करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्मूला मेरे ख्याल से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। लॉजिकली काम करेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैंने नोट्स भी आपको यहाँ पे लिखवा दिया कि ये 10% इंक्रीज़ होता है, तो ये चीज़, ठीक है। चलिए, इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 2 से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे करवाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में सिलेक्टेड सारे क्वेश्चन कर लेंगे और यहाँ पे आपका जो पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, राइट। नेक्स्ट वीडियो में सिलेक्टेड क्वेश्चन मुझे करवाने हैं, वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। और आपके पास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, राइट। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।